Hello, my dear students. I am Ronak Afroz. Hope you all are safe at your home. Dear students, we were doing chapter number 3, Earthquake in Assam, and today we will complete the rest part of the lesson. So, come to the page number 30. Take your pencil with your book. Now, see in the paragraph, the Brahmaputra burst its bank and many cultivators were drowned in the flood. A tiger was found drowned. And in North Bhagalpur, where the earthquake had started, 2 elephants sat down in the bazaar and refused to get up until the following morning. See, in this paragraph, we can feel the earthquake did not distinguish between animals, human beings, and non-human beings. Equally, everything has destroyed. जो ब्रह्मपुत्र नदी थी वो उसका जो किनारा था क्या था, वो 2 पार्ट में टूट जाता है और जिसकी वजह से चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, बाढ़ जैसा हो जाता है। और बाढ़ के आने की वजह से वहाँ पे जो कल्टीवेटर्स थे, जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, जो किसान थे, वो बाढ़ में बह जाते हैं। साथ ही साथ एक टाइगर भी उसी पानी में बहता हुआ मिलता है। और भागलपुर के नॉर्थ एरिया में जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था, 2 एलिफेंट जो थे एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। सी हाउ दे वर स्केयर्ड, किस तरह से वो डरे हुए थे। जानवर तक बहुत ज़्यादा डर गए थे, इंसान तो क्या होता है, एक ही जगह पर वो डर के मारे बैठ जाते हैं अनटिल द फॉलोइंग मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो वहाँ से उठते ही नहीं हैं। Over 100 men who were at work in Shillong's government printing press were caught in the building when it collapsed. And now the men of Gurkha regiment did splendid rescue work. Only a few were brought out alive. One of those killed in Shillong was Mr. McCabe, a British official. See, this scene is really heartbreaking. More than 100 people getting trapped in the building press. वहाँ की जो गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस थी, उस बिल्डिंग में 100 लोगों से, करीब सैकड़ों लोगों से भी ज़्यादा लोग क्या था, फंसे हुए थे। और बिल्डिंग जब कोलैप्स्ड, वो जब बिल्डिंग ढह जाती है तो उसमें वो क्या होते हैं, दब जाते हैं। एंड दाउ द मेन ऑफ जो गुरखा रेजिमेंट के समुदाय के, गुरखा समुदाय कुछ लोग थे जो बहुत ही शानदार, स्प्लेंडेड, बहुत ही शानदार बचाव कार्य वो करते हैं। वो क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ से लोगों को। बट ओनली अ फ्यू वर ब्रॉट आउट अलाइव, लेकिन उसमें कुछ ही लोगों को वो जिंदा बाहर निकाल पाते हैं। वन ऑफ दोज किल्ड इन शिलोंग वॉज मिस्टर मैककेबे। एक मैककेबे नाम के ब्रिटिश ऑफिशियल थे। देखो क्या होता है, ग्रैंड फादर डिस्क्राइब द रूइंस ऑफ मिस्टर मैककेबेज हाउस। हियर द बेड पोस्ट, देयर अ sword, a broken desk or chair, a bit of torn carpet, a well-known hat with its Indian civil service colors, battered books, all speaking reminiscences of the man we mourn. See the scene. Here ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि उसमें एक मिस्टर मैककेबे नाम के ब्रिटिश ऑफिशियल थे। उनका जो घर जो था वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जो देयर इज़ द वर्ड बैटर्ड, देखो एक वर्ड आया बैटर्ड मीन्स होता है डैमेज। जो किताबें थी वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। एक वर्ड आया रेमिनिसेंसेस, इट्स मीन रिमाइंडर्स। आप कह सकते हो कि मतलब जो ये फटे पुराने जो एक किताबें थी जो डैमेज हो चुकी थी, और जो वहाँ पर ब्रोकन डेस्क, टूटे फूटे चेयर पड़े हुए थे, टोन कारपेट्स, जो फटे हुए कारपेट, और उनकी जो सिविल सर्विस की जो ऑफिशियल हैट थी, वो सब इधर उधर बिखरी पड़ी थी। और उनका घर टूटा फूटा इधर उधर टूटा फूटा पड़ा हुआ था। ये सारे क्या थे, रेमिनिसेंसेस थे। एक तरह से ये रिमाइंडर्स थे लोगों के लिए कि जिस इंसान के मौन के शोक में वो लोग खड़े थे, वहाँ पर देख रहे थे उनका घर किस तरह से खंडहर बन चुका था। ये सारी जो चीज़ें, ये बेड पोस्ट, स्वॉर्ड, ब्रोकन डेस्क, चेयर, टोन कारपेट, ये सारी जो चीज़ों के नाम आए हैं, ये क्या थे, रिमिनिसेंसेस थे, रिमाइंडर्स थे। एक तरह से गवाही दे रहे थे किस तरह से उनका घर जो था बुरी तरह से तबाह हो चुका था।
While most houses collapsed where they stood. Government House, it seems, fell backward. The church was a mess of red stones in ugly disorder. The organ was a tortured wreck. My God, this scene. While most houses, कोई भी, आप देख सकते हो, आप पढ़ रहे हो बुक में बेटा, आप लोग देख रहे हो किस तरह से अर्थक्वेक का एक झटका, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि पहले वो झटका जो आया सिर्फ 90 सेकंड का था, 90 सेकंड का झटका जो पूरे शिलोंग को डिस्ट्रॉय कर गया। उसके बाद पूरी रात छोटे छोटे झटके आते रहे जो उतने डेंजरस नहीं थे, लेकिन पहला ही झटका इतना ख़तरनाक। भूकंप, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स जब आता है तो ऐसे ही होती कोई कैलेमिटी। अभी हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, अपने आप को प्रिवेंट करना है, बचाना है। सेफ्टी जो भी रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रहा है लोगों को, उसको फॉलो करना चाहिए हमें, वरना किस तरह की भयानक स्थिति हो सकती है, बाद में लोग क्या बनेंगे, उसको लिखेंगे ही तो हिस्ट्री ही तो होगी। उससे बेटर है कि अपने आप को हम प्रिवेंट कर सकें, इन सब चीज़ों के गवाह हम खुद बने, अपने आप को बचा करके। देखो क्या होता है कि कोई भी घर, यहाँ बता रहा है कि कोई भी घर ऐसा नहीं था, कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जो सीधी खड़ी दिख रही हो, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। जो गवर्नमेंट हाउस था वो ऐसा लग रहा था कि पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड वो गिर गया हो। इवन जो चर्च था वो भी ढह चुका था, और सब क्या टॉर्चर्ड रैक, वो ऐसे बन चुका था जैसे कोई मलबा हो। इस तरह से चीज़ें तहस नहस हो चुकी थी, जैसे लग रहा था कि ये कोई कंस्ट्रक्शन, कोई घर हो ही ना, ये एक मलबा हो। और मलबा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सारी तो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही साथ किसी बिल्डिंग में अगर लोग थे, चर्च में अगर लोग थे, किसी घर में अगर लोग थे, तो भी उसमें वो दब से गए थे। कहीं कहीं पर उनका कोई पार्ट, कहीं हाथ कहीं पैर नहीं मलबे में दबा हुआ दिखता है, वैसे वो सीन हो रखा था। सी हाउ दिस हार्ट ब्रेकिंग सीन इज दिस। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। A few days later, the family with their refugees made their way to Calcutta to stay with friends or relatives. It was a slow, tedious journey with many interruptions, for the roads and railway lines had been badly damaged and passengers had often to be transported in trolleys. कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो लोग थे, जो लोगों का परिवार था, वो क्या होता है कि शेल्टर के लिए, रिफ्यूज़ी शेल्टर को कहते हैं, वो अदर रिफ्यूज़ीज़ के साथ, जो रिफ्यूज़ीज़ उनको कहते हैं जो दे हु नीड शेल्टर, हु फील्स फॉर शेल्टर, जिनको कहीं रहने के लिए घर चाहिए, घर उनके पास नहीं होता है, अप्रवासी लोग। तो ये कुछ अब लोग अपने परिवारों के साथ क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो कलकत्ता की तरफ मूव कर जाते हैं कि जहाँ पर उनके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होंगे। और ये जो जर्नी थी उनकी बहुत ही स्लो थी, बहुत ही टीडियस थी। टीडियस मीन्स अनकंफर्टेबल, बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, बहुत ही थकाऊ जर्नी थी, बहुत ही जो धीमी गति से जर्नी चल रही थी, और जिसमें बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे इंटरप्शंस आ रहे थे। द रोड्स एंड रेलवेज, क्योंकि आपको पता है ये भूकंप आया हुआ था। भूकंप के झटकों की वजह से जो रोड्स की लाइनें थी, जो रेलवे लाइंस थी, वो बैडली डैमेज, पूरी तरह से वो ख़राब हो चुकी थी, और जिससे पैसेंजर्स को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ पैसेंजर्स तो ट्रॉली में लेकर के लादे जा रहे थे, पहुंचाए जा रहे थे। ग्रैंडफादर वॉज रेदर struck at the stoicism. Grandfather was rather struck at the stoicism displayed by an assistant engineer. At one station, a telegram was handed to the engineer informing him that his bungalow had been destroyed. Beastly nuisance, he observed with an aggrieved air. I have seen it cave in during a storm. But this is the first time it has played me such a trick on account of an earthquake. See, grandfather यहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि क्या होता क्या है। कि देखो, इधर इज़ अ वर्ड स्ट्रेसिज्म। बेटा ये एक ऐसा वर्ड है कि ये ऐसे
अनकम्प्लेनिंग बिहेवियर के लिए यूज़ करते हैं इसको। जैसे कि सपोज़ आप खुद फील करो, हाउ डज़ वन रिएक्ट व्हेन वन हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। किसी का संसार में अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए, वो भी ख़त्म किसी इंसान की वजह से नहीं, खुद गॉड की वजह से हुआ, किसी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हुआ हो, तो वो क्या करेगा? किससे वो अपनी दुहाई देने जाएगा कि मेरा कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो किसी से किसी से वो कंप्लेन भी नहीं कर सकता है। देयर इज़ अ वर्ड स्ट्रेसिज्म, इट्स मीन अनकम्प्लेनिंग बिहेवियर। यानी कि होता क्या, ग्रैंडफादर बताते हैं कि एक स्टेशन पर एक असिस्टेंट इंजीनियर था। इसके स्टेशन पर क्या होता है, उसको एक टेलीग्राम दिया जाता है, जिसमें टेलीग्राम में उसको बताया गया था कि उसका जो बंगला था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था। और उस बंगले और ये खबर सुन कर के वो ऐसे बिहेव किया जैसे कि अग्रीव्ड, यानी कि रिसेंटफुल, आप कह सकते हो कि हिंदी में आप जैसे पीड़ित, फील्ड बैड, अनफेयरली ट्रीटेड पर्सन। तो ऐसे पीड़ितों की तरह से बिहेव किया कि कुछ जैसे कि पीड़ितों की तरह से बिहेव किया कि वो शिकायत भी करे तो किसी से उसने शिकायत भी करना नहीं बना। और जैसे कि उसको मतलब ग्रैंडफादर यहाँ पर एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि जैसे कि किसी का अपने घर से कोई बाहर आया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके पीठ पीछे उसका घर बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। और वो फील करता है कि कि घर उसका इस तरह से बर्बाद हो गया कि अपने आप को वो समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या करना है मुझे। और इस वजह से उसकी पीठ पीछे उसका घर उसका तबाह बर्बाद हुआ, तहस नहस हो गया, और उसने देखा नहीं उसको। इस वजह से उसको बिलीव करने में भी मुश्किल आ रही थी। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग एक ही झटके में तबाह और बर्बाद हो गए, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। सो ही वॉज इन द कंडीशन ऑफ enduring pain or hardship without the display of feeling and without complaining। बिना कंप्लेन किए, वो बिना अपने दुख को जताए, बस वो ऐसे खड़ा था जैसे कि जैसे कोई पीड़ित कुछ न कह पा रहा हो, न कुछ किसी से, और न दर्द को अपने सह पा रहा हो। बहुत ही दर्दनाक सीन है ये सब। पढ़ करके कैसा फील आ रहा है, आप लोगों को भी दर्द ही फील हो रहा होगा कि एक झटके में लोगों के छोटे छोटे इंसिडेंट हैं ये। अभी आप न्यूज़ पे सर्च करोगे, यूट्यूब्स में देखोगे तो भूकंप के बाद किस तरह से लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई भी चीज़। अब हम लोगों ने भी छोटा सा भूकंप झटका फील किया था, आप लोगों को याद होगा, लेकिन वो तो हल्का सा झटका था सिर्फ, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हानि नहीं हुई किसी की, अपने एरिया में तो नहीं हुई थी। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। The family got to Calcutta to find inhabitants of the capital in a state of panic, for they too had felt the quake and were expecting it to recur. See, होता क्या है कि जब परिवार अपने अपने लोगों के साथ कलकत्ता की तरफ, देखो, इन स्टेट ऑफ पैनिक, सभी लोग घबराहट की अवस्था में थे, और वो अपने जो इनहेबिटेंट थे, जो कैपिटल के, जो कलकत्ता जिसको आप कोलकाता जिसे हम बोलते हैं, जो वहाँ के निवासी थे और उनके अपने जानने वाले थे, परिचित थे, सब लोग वहाँ पहुँच रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे पहुँच करके। और they too had felt the quake and were expecting it to recur। और इनको जैसे कि एक बार वो इस चीज़ को, झटके को महसूस कर चुके थे, और इस चीज़ की पूरी आशंका थी कि ये फिर से आएंगे, अभी भूकंप के झटके अभी आएंगे। द डैमेज इन द कलकत्ता वॉज स्लाइट कंपेयर टू द devastation elsewhere, but nerves were on edge and people slept in open or in the carriage। See, it means जो डैमेज था कलकत्ता में, द डैमेज इन कलकत्ता वॉज मिनिमम, वो वहाँ का कलकत्ता का जो डैमेज था वो कम था। द डैमेज इन कलकत्ता वॉज स्लाइट कंपेयर, जो और जगहों के मुकाबले में वहाँ पर कम डैमेज हुई थी, कम क्षति हुई थी। लेकिन बट नर्व्स वर ऑन एज। सी, यहाँ नर्व्स मीन्स होता है, तो जानते ही हो नर्व्स किसको कहते हैं, नसों। लेकिन यहाँ मीनिंग वो नहीं है, वर्ड मीनिंग। यहाँ आप एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका एक
आपको भाव समझना है कि राइटर आपको क्या बताना चाहता है, या राइटर आपको ये कहना चाहता है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है साथ में, वाई डू यू थिंक नर्व्स वर ऑन एज एंड पीपल स्लेप्ट इन द कैरेज। तो नर्व्स ऑन द एज का मतलब ये है द पीपल वर वेरी वेरी स्केयर्ड। जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा वो डरे हुए थे। उनका जो करेज था ऑन एज वो किनारे पर था, यानी कि बॉर्डर पे था। वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे और इस वजह से वो कहाँ सोने लगे, वो खुले में सोते थे या फिर गाड़ियों में सोते थे, ताकि भूकंप का झटका आए तो वो फट से भाग सके। मुझे भी याद है जब अपने यहाँ भूकंप के झटके स्टार्टिंग में एक दो बार आए थे, 2014 की बात है शायद। तो हम लोग भी अपने घरों में कुंडी लगा के नहीं सोते थे, दरवाज़ों के सिटकिनी को खोल करके सोते थे कि अगर कभी रात में हम लोग चम्मच ग्लास ऐसे रख के सोते थे कि अगर कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो फट से हम लोग ग्राउंड की तरफ भाग सकें। तो वैसे ये लोग डरे हुए थे। हमारे वहाँ तो बहुत स्लाइड झटका आया था, इनके वहाँ तो ऐसा झटका था कि ये भूकंप पूरे शिल्लांग को बर्बाद कर गया और उसके आसपास के जो भी एरिया थे वो सब तहस नहस हो चुके थे। तो सोचो इनके यहाँ जब इतने डेंजरस लेवल पे ये नेचुरल डिजास्टर्स हुआ तो इनके जो फीलिंग रही होगी वो कैसी रही होगी इन लोगों की। तो ये सब इतने डरे हुए थे कि वो उनका साहस जो था दम तोड़ रहा था और वो क्या था, ओपन में सोते थे। तो यहाँ पर इन वर्ड्स की यही मीनिंग है। See the next paragraph. Cracks and fissures had appeared in a number of old buildings, and grandfather was among the many who were worried at proposal to fire a salute of 60 guns on the Jubilee Day, the Diamond Jubilee of Queen Victoria. देखो होता ये है ना कि जितने भी घर जो थे, बिल्डिंग्स जो थी कलकत्ता में, जो भी बची हुई बिल्डिंग्स थी वो क्या था, क्योंकि यहाँ पर भूकंप का असर कम था इस वजह से बिल्डिंगें गिरी तो नहीं थी, लेकिन क्रैक्स एंड फिशर्स, उसमें दरारें आ गई थी घरों में, बिल्डिंगों में। तो इसी बीच होता ये है कि जो वहाँ की कलकत्ता में उस टाइम क्वीन विक्टोरिया रहा करती थी, तो क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली, सी इट वॉज द डायमंड जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया, उनका 60वां बर्थडे था। और इस 60वें बर्थडे पर जो वहाँ का द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्लानिंग टू सैल्यूट 60 गन्स। वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो क्या चाहता था कि 60 तोपों की सलामी दी जाए उनके बर्थडे पर। और इस वजह से द ग्रैंडफादर वाज अमंग द मेनी हु वर वरीड, जो सब लोग, इस वजह सब लोग डरे हुए थे कि अगर दे फेल्ड द गन फायर वुड ब्रिंग डाउन अ नंबर ऑफ शेकी बिल्डिंग्स। वो सभी डरे हुए थे कि अगर ये गन फायर होता है तो जो ये बिल्डिंगें जो हिल डुल रही हैं, जिनमें दरारें पड़ गई हैं, वो क्या होगी, सब के सब फिर से तहस नहस हो जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी, गिर पड़ जाएंगी। Obviously, the grandfather did not wish to be caught in his bath a second time. However, Queen Victoria was not to be deprived of her salute. The guns were duly fired and Calcutta remained standing. See, इस इंसिडेंट के बाद इतनी बड़ी कैलिमिटी जब आती है और उस वक्त ग्रैंडफादर का बाथ टब में थे, तो आप सपोज करो फिर वो उसमें बैठना चाहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रैंडफादर डिड नॉट विश टू बी कॉट इन हिज बाथ अ सेकेंड टाइम। फिर वो ग्रैंडफादर कभी उन्होंने अपने बाथ टब में बैठने का नाम नहीं लिया। बट महारानी तो महारानी थी, वॉज नॉट बी डिप्राइव्ड, उनको वो सलामी लेने से वो वंचित नहीं होना चाहती थी। इस वजह से उनका जो ये था सलामी देने का जो उन्होंने डिसीजन लिया था वहाँ के प्रशासन ने, द गन वर ड्यूली फायर्ड। ड्यूली आप कह सकते हो प्रॉपरली, विधिवत तरीके से गन फायर किया गया, जो सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि कुछ ज़्यादा नुकसान न हो। और इस वजह से द कलकत्ता रिमेन स्टैंडिंग, और उसके बाद कोलकाता जो था रिमेन स्टैंडिंग। वो मतलब कि वहाँ बिल्डिंगें नहीं गिरी, वो जैसा था वैसा रहा, सब कुछ तहस नहस होने से बचा रहा। और उसके बाद भूकंप के झटके धीरे धीरे ख़त्म भी हो गए। और फिर उन्होंने ये स्टोरी, और सपोज दैट वी थैंक टू रस्किन बॉन्ड कि अगर उन्होंने ये इंसिडेंट को अगर पेन डाउन नहीं किया होता तो क्या हम इस कैलेमिटी के, इस डिजास्टर्स के जो इतना बड़े लेवल पर इसका नुकसान था वो हम लोग फील कर पाते।
नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं, हम लोग जानना ही नहीं चाहते, ऐसी चीज़ों को हम लोग सर्च ही नहीं करते हैं। किस तरह से इस तरह के कैलेमिटी जब होती है, इस तरह की जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं अचानक, तो किस तरह से दुनिया, किस तरह से देश, किस तरह से स्टेट तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। जिस लेवल का भी ये कैलेमिटी हो, हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वी कैन स्कीप आवरसेल्फ, हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर कुछ नियम कानून को समझें और फॉलो करें, उसको कुछ प्रिवेंशंस को फॉलो करें, तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। सो बेटा, ये हमारा चैप्टर था और जिसको हम लोगों ने समझा है। आप लोग इसको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना चाहो देखो, इसको समझो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके, मैं समरी के लिए कुछ आप लोग को पॉइंट्स देना चाहूँगी। चलिए, मैं आपको पिक्स सेंड कर दूँगी क्लास ग्रुप में, वहाँ से आप ले लेना समरी के लिए, और अपने लैंग्वेज में समरी आप लोग तैयार करोगे। चैप्टर हैज़ बीन completed नाउ। ओके, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।